नमस्कार दोस्तों, वृद्धि लीगल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट किस तरीके से एक नोटिस ड्राफ्ट करनी चाहिए और आखिर एक नोटिस को ड्राफ्ट करने के लिए हमें 138 में किन चीजों को ध्यान में रखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझ लेते हैं कि 138 एनआई एक्ट कहता क्या-क्या है। पहली चीज दोस्तों, जो अंडर सेक्शन 138 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिसऑनरिंग ऑफ अ चेक। डिसऑनरिंग ऑफ अ चेक हम किसे कहते हैं कि जब हमने चेक को प्रेजेंट किया अपने बैंक में और वो डिसऑनर हो गया, यानी कि हमारे अकाउंट में जो चेक का अमाउंट लिखा हुआ था वो पैसा आया ही नहीं है। और जब पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता है ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो फंड्स इनसफिशिएंट हो, अकाउंट क्लोज हो, सिग्नेचर मिसमैच्ड हो, किसी भी रीजन से अगर वो बाउंस कर जाता है चेक, तो उसी को डिसऑनरिंग ऑफ अ चेक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो रीजंस फॉर डिसऑनरिंग है, जो कि सेकंड पॉइंट है हमारा, वो देखना होगा कि क्या वो रीजन 138 के अंतर्गत आता है या नहीं। ऑल्दो आरबीआई के अंतर्गत अराउंड 100 ऐसे मौके हैं या ऐसे वारदात हैं जिसके अंतर्गत कोई भी चेक डिसऑनर हो सकता है, लेकिन सारी डिसऑनरिंग ऑफ चेक 138 के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पे जैसे 138 में साफ साफ लिखा है एक्सप्रेसली कि फंड्स इनसफिशिएंट का केस हो अगर, तो फिर आ जाएगा 138 के अंतर्गत। लेकिन चूंकि बहुत सारे ऐसे मैटर्स हुए हैं जिसमें कि इंटेंशन टू पे को चेक किया जाता है और उस कंडीशन में बहुत सारे जजमेंट्स के तहत जुडिशरी ने अपने एक्टिविज्म को अप्लाई करते हुए काफी सारे और हेडिंग्स को डिसऑनरिंग ऑफ चेक के अंतर्गत लाया है, जिसको 138 के अंतर्गत हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे सिग्नेचर मिसमैच हो गया या फिर अकाउंट क्लोज हो गया, फंड्स इनसफिशिएंट तो एक बहुत बड़ा रीजन है ही। इंटेंशन नॉट टू पे को आप समझने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही मैटर नहीं करता है कि आपका इंटेंशन है पे करने का या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपका इंटेंशन पे करने का होता है, लेकिन कोई क्लरिकल एरर की वजह से या तो आपके नाम में त्रुटि हो गई कि सपोज जिसको पे करना था उसकी नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, या डेट में डिफॉल्ट हो गया, या जो अमाउंट लिखा है उसमें ओवरराइटिंग हो गया, तो इन सारी कंडीशंस में आप डिसऑनरिंग ऑफ चेक के केसेस में नहीं जा पाते हैं। और वहां पे इंटेंशन नॉट टू पे से पहले ये देखा जाता है कि क्या आप खुद जब चेक ले रहे थे तो आपने इन चीजों को चेक किया था या नहीं किया था। यहाँ पे आपकी भी गलती तय कर देती है जुडिशरी, और ऐसे कंडीशन में आप डिसऑनरिंग ऑफ चेक के मैटर्स को ट्राई नहीं करा सकते हैं अंडर सेक्शन 138। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन वो चीज होती है कि आखिर किस तिथि यानी किस तारीख को किस वक्त में वो कॉज ऑफ एक्शन यानी कि वो दिक्कत या वो डैमेजेस अराइज हुआ है। और चेक बाउंसिंग के मैटर्स में जैसे ही आपने चेक को लगाया है और वो डिसऑनर हो गया है, तब भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता है। द मोमेंट यू रिसीव द लेटर फ्रॉम द बैंक और यू गेट नोटिफाइड बाय द बैंक, यानी कि जब आपको बैंक सूचित कर देता है कि जो चेक आपने अपने अकाउंट में लगाया था वो डिसऑनर हो गया है, वहां से कॉज ऑफ एक्शन आपका अराइज हो जाता है और उसी से आपका लिमिटेशन पीरियड भी तय किया जाता है। नाउ सपोज आपका चेक था सपोज 1 मई 2020 की तारीख का। अब आपने उस चेक को लगाया है 7 तारीख को, 7 मई 2020 को, लेकिन वो चेक डिसऑनर हुआ है 8 मई को और आपको नोटिफाई किया गया 12 मई 2020 को। ऐसे कंडीशन में जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा वो होगा 12 मई 2020 से, यानी कि जब आपको नोटिफाई कर दिया गया कि आपका जो चेक आपने लगाया था बैंक में वो डिसऑनर हो गया है। अब आते हैं लिमिटेशन पीरियड पे। लिमिटेशन पीरियड किसी भी केस में वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत एक लीगल नोटिस भेज रहे हैं, यानी कि एक स्टैट्यूटरी नोटिस भेज रहे हैं, और ऐसे कंडीशन में जब हम स्टैट्यूटरी नोटिस भेजते हैं तो हमें इन सारी चीजों का कंप्लायंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब जब लिमिटेशन पीरियड की बात आती है और डिसऑनरिंग ऑफ चेक के मैटर्स में, तो सबसे पहली चीज होती है कि फ्रॉम द डे यू गॉट नोटिफाइड, जिस दिन आपको नोटिफाई कर दिया गया है उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर ही आपको लीगल नोटिस भेजनी होगी। अगर आप 30 दिन ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे और आपने लीगल नोटिस नहीं भेजी, तो उस कंडीशन में आपको जैसे दोबारा चेक लेना पड़ेगा, नहीं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में आपके पास कोई भी रेमेडी मौजूद नहीं है। इसके बाद अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सर्वाइवल को फेल कर जाते हैं तो फिर रिकवरी सूट फॉर मनी आप दाखिल कर सकते हैं सीपीसी के अंतर्गत, जिसका प्रोसीजर अलग है, जिसके तरीके अलग हैं।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में जो प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है वो होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती हैं। और सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर खुद ही नाम से जैसे समझ में आ रहा है कि एक सिविल प्रोसीजर को वो अपनाता है, और रिकवरी सूट फॉर मनी आप सिविल प्रोसीजर के तहत जाएंगे। तो लिमिटेशन पीरियड में इस चीज को याद रखिएगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत अगर आप अप्लाई कर देते हैं टाइमली, आप सारी चीजों को अप्लाई कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आपके लिए ही बेहतर है। इसके बाद आते हैं सेंडिंग ऑफ अ लीगल नोटिस। दोस्तों जब लिमिटेशन पीरियड आपने देख लिया कि 30 डेज है, तो 30 डेज के अंतर्गत आपको एक लीगल नोटिस भेजनी है दूसरी पार्टी को। वो रिसीव कब मानी जाएगी? जब उसने रिसीव कर ली है, या फिर हम सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट को भी अगर देखें तो जो जज है वो प्रिज्यूम कर लेगा कि अगर चिट्ठी भेजी गई है और आपके पास स्पीड पोस्ट और ट्रैक रिकॉर्ड है, तो ऑब्वियस है कि वो पहुंची है, और अगर वो पहुंची है तो उसी व्यक्ति ने पढ़ी होगी उस घर में, उस एड्रेस पे जिसके नाम पे वो चिट्ठी भेजी गई है। कई बारी कंपनीज के मैटर में ऐसा इश्यू फंसता है कि डायरेक्टर को तो नोटिस मिली ही नहीं थी, जो एम्प्लॉय था या जो क्लर्क था उसी ने नोटिस रिसीव की और कहीं रख दी। लेकिन ये सारी चीजें हाइपोथेटिकल है। जज ऑलवेज प्रिज्यूम्स कि अगर आपके ऑफिस में पहुंच गई है नोटिस तो वो आपको ही मिलेगी और आपके द्वारा ही पढ़ी जाएगी। इसके बाद आते हैं इंडेमनिफिकेशन में। दोस्तों जब नोटिस आप भेज देते हैं तो उसमें भी आप इंडेमनिफिकेशन क्लॉज लिखते हैं, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। और इंडेमनिफिकेशन में अगर मैं बताऊं तो डबल द प्राइस, डबल द अमाउंट जो कि मेंशन्ड था चेक में, उस हद तक आप इंडेमनिफिकेशन डिमांड कर सकते हैं। और डिमांड कर सकते हैं जैसे मैंने बोला, तो 138 में साफ साफ लिखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड अ डिमांड नोटिस एंड लीगल नोटिस टर्म इज नॉट यूज्ड इन दैट। लेकिन चूंकि जो लीगल प्रैक्टिस है, जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस है लीगल फ्रेटर्निटी में, उसमें हम लोग एक डिमांड नोटिस का टाइटल नहीं लिखते हैं बल्कि लीगल नोटिस ही टाइटल लिखते हैं, और सब्जेक्ट में मेंशन कर देते हैं कि दिस नोटिस इज अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। नाउ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों में होता है कि क्या हम दोबारा नोटिस भेज देंगे तो कॉज ऑफ एक्शन फिर से अराइज हो जाएगा। तो दोस्तों जब कॉज ऑफ एक्शन पहले ही अराइज हो चुका है, जिस दिन आपको नोटिफिकेशन मिला है बैंक से, तो दोबारा कैसे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा? ये एक बहुत बड़ा डाउट है जिसको आज ही क्लियर कर लीजिए कि डिसऑनरिंग ऑफ चेक के मामले में स्पेशली सेंडिंग ऑफ अ लीगल नोटिस विल नॉट अवेकन योर कॉज ऑफ एक्शन अगेन। वो फिर से आपके सर्वाइवर को बढ़ाएगा नहीं, वो दिक्कत ही पैदा करेगा। फिर आते हैं फाइलिंग ऑफ अ केस। जब आपने लीगल नोटिस भेज दिया है 30 दिन के अंदर, जिस दिन नोटिस रिसीव हुई है, ये एक प्रोसीजरल फ्लॉ कह लीजिए या प्रोसीजरल गैप समझ लीजिए कि कई बारी जो 15 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है, तो कुछ कोर्ट्स मानती हैं कि जिस दिन आपने भेजा है उस दिन से, कुछ कोर्ट्स मानती हैं कि जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन से। जजमेंट्स इस पर भी हैं कि जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन, मतलब जो लिमिटेशन पीरियड है केस फाइल करने का, वो अराइज होगा। तो अगर हम उसी को लेकर के चले, तो सपोज आपने चिट्ठी भेजी थी 12 मई को, अब मान लेते हैं आपने चिट्ठी भेजी और वो रिसीव हो गई 14 मई को। अब आपने 15 दिन का टाइम दिया, तो 14 में से 15 दिन हो गया 29 में, 28 और 29 में आपका लिमिटेशन पीरियड हो गया कि उस दिन, उतने दिन आपको कोई भी काम नहीं करना है उसके अगेंस्ट में। 29 मई के बाद आपके पास 30 दिन का समय और रहता है कि आप केस फाइल कर दें। अगर आप उस 30 दिन में केस फाइल नहीं करते हैं तो फिर से आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट को एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों आते हैं कि आखिर लीगल नोटिस ड्राफ्ट कैसे होती है अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक सिंपल लीगल नोटिस में होता है, और जो कि मैं पहले भी और भी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, तो उसको मैं एकदम ब्रीफ में बताने की कोशिश करूंगा। तो पहला है टाइटल, यानी कि आप टाइटल में लिख देंगे लीगल नोटिस। दूसरा है एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, यानी जिसको आपको भेजना है उसका आपने एड्रेस लिख दिया। देन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैंने पहले बता दिया है कि आप साफ साफ लिख देंगे कि दिस नोटिस इज अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। फिर है अथॉरिटी, यानी कि जो व्यक्ति आपको ऑथराइज कर रहा है उसका आप मेंशन करेंगे कि उसका नाम, अगर वो कंपनी है तो कंपनी का नाम, थ्रू हिज डायरेक्टर, डायरेक्टर का नाम, फिर एड्रेस, यानी कि कंप्लीट डिटेल आपको लिखना पड़ेगा कि आखिर आपको ऑथराइज कौन किया है ये नोटिस भेजने के लिए। ऐसा इसलिए भी करते हैं कि लीगल नोटिस एक प्रोसीजर है प्री लिटिगेशन का, जिसका मतलब है कि सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट को हम मोटिवेट कर रहे हैं या फिर इनिशिएट कर रहे हैं। और ऐसे कंडीशन में अगर मैं आपको चिट्ठी भेज दूं, कोई भी एक लीगल नोटिस भेज दूं, बताऊं ही नहीं कि आखिर आपको किसको पैसा देना है या फिर किसकी वजह से आपको ये लीगल नोटिस भेजी गई है, तो आप फिर किसको इंडेमनिफाई करेंगे?
इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द अथॉरिटी. देन कम्स द फैक्ट्स. फैक्ट्स में आप मेंशन करेंगे कि आखिर क्यों आपने चेक लिया था, आपको चेक कब डिसऑनर हो गया, फिर आपका रीजन ऑफ डिसऑनरिंग क्या था, ये सारी चीजें आप मेंशन करेंगे. कॉज ऑफ एक्शन जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि जिस दिन आपको नोटिफाई करेगा बैंक, वो चीज आप अपनी लीगल नोटिस में भी मेंशन करेंगे कि आपको बैंक के द्वारा इस तारीख को नोटिफाई किया गया. ये चीज आप लीगल नोटिस में मेंशन करेंगे. फिर लीगल परसेप्शन क्या है, तो आप उसको बताएंगे कि जो 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत आपके द्वारा दिया हुआ चेक डिसऑनर हो गया है, उसमें ऐसी ऐसी सजाएं हैं, आप ये मेंशन कर सकते हैं. प्लस आप ये वार्निंग तो आप जरूर देंगे, जो कि उसके बाद पॉइंट है कि आप वार्निंग देंगे कि विद इन पीरियड ऑफ 15 डेज आप मेरे को इंडेमनिफाई कर दो. और इंडेमनिटी में आप ऑब्वियसली जो अमाउंट आपका चेक का था आप वही मेंशन करेंगे, प्लस द लीगल एक्सपेंसेस. अब ये जो सजा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत कि आप 2 गुना पैसा डिमांड कर सकते हैं कोर्ट के द्वारा, आप प्रे कर सकते हैं, प्लस 2 साल की सजा है, तो आप ये नहीं मेंशन करेंगे अपने लीगल नोटिस में कि अगर तुमने मुझे पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हें डबल द अमाउंट देना पड़ेगा और 2 साल की सजा हो जाएगी. दिस यू कैन नॉट मेंशन बिकॉज यू आर ड्राफ्टिंग अ लीगल नोटिस एंड यू आर नॉट ड्राफ्टिंग अ जजमेंट. देन कम्स द डेट. वार्निंग मैंने समझा ही दिया. डेट पे आते हैं कि जब आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं तो नीचे आपको डेट मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस तारीख को भेज रहे हैं लीगल नोटिस. इसका रीजन इसलिए भी जरूरी है कि जिस दिन आपने वो नोटिस भेजा है उसी तारीख से कई कोर्ट्स आपका लिमिटेशन पीरियड डिसाइड करता है कि वो केस आप कब फाइल कर सकते हैं. इसलिए डेट लिखना बहुत जरूरी है. सिग्नेचर करना बहुत जरूरी है उस व्यक्ति का जो भी लॉयर है, या फिर अगर आप खुद लीगल नोटिस भेजते हैं, खुद वो डिमांड नोटिस भेज रहे हैं, तो आपका सिग्नेचर बहुत जरूरी है, क्योंकि सिग्नेचर अगर नहीं होगा तो फिर उस लीगल नोटिस को या फिर उस डिमांड नोटिस को ऑथेंटिक नहीं माना जाता है. अब आते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत, और स्पेसिफिकली ये चीजें आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत ही लिखते हैं. तो पहली चीज जो आप लोग लिखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत वो है डिटेल्स ऑफ द चेक. आपको डिटेल्स ऑफ द चेक लिखना पड़ेगा कि किस तारीख का चेक था, अकाउंट नंबर क्या है उस चेक पे जो मेंशन्ड है, किस बैंक का चेक है, किसके फेवर में वो चेक एंडोर्स किया गया था, कितने अमाउंट का है. ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी अपने लीगल नोटिस में. फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों आखिर वो चेक डिसऑनर हुआ. अब यहां पे जब आप लीगल नोटिस भेजते हैं तो भी इंटेंशन नॉट टू पे या इंटेंशन टू पे डिसाइड हो जाता है. कई बारी जब ट्रायल होता है तो कई बारी कोर्ट ऐसा पूछती है आपसे कि भाई जब आपका इंटेंशन टू पे था तो फिर आपको जब लीगल नोटिस मिली तब आप पे कर देते. तो यहां से आप इंटेंशन टू पे या इंटेंशन नॉट टू पे की आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं ट्रायल के मैटर्स में. इसके बाद आते हैं कि रीजंस फॉर डिसऑनर बता दिए. फिर डेट ऑफ नोटिफिकेशन आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपको कब नोटिफाई हुआ है कि आपका जो चेक आपने बैंक में लगाया था वो डिसऑनर हो गया है. द लास्ट थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड इज दिस दैट रीजन फॉर रिसीविंग चेक. ऑल्दो डिसऑनरिंग ऑफ चेक की जो डिमांड नोटिस उसमें मेंशन किया है 138 में, उसमें ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट अलग से नहीं दिया हुआ है. लेकिन जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है कि भाई आखिर आपने चेक लिया क्यों था, कहीं आपको वो चेक पड़ा हुआ तो नहीं मिल गया, कहीं आप किसी के चेक का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, कहीं वो चेक आपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए तो नहीं लिया था. तो इन सब कंडीशंस को देखते हुए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारी चीजें मेंशन करें अपने लीगल नोटिस में. तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें. प्लीज डू कमेंट कि अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको और रह गई हो चेक बाउंसिंग के मामले में तो प्लीज डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.